अच्छा, मैं स्टडी करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्लास 9th के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो है ना, इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मैटर होता है वो क्या चीज़ होता है, क्योंकि पूरी तरीके से हम आते हैं पूरा होल यूनिवर्स में आते हैं, है ना। पूरा जो होल यूनिवर्स की बात अगर करते हैं तो पूरे होल यूनिवर्स में अगर देखें तो जो पूरा यूनिवर्स होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। एक तो है मैटर, है ना। पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। जो मैटर है इसमें देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स को बनाने में मैटर का कितना पार्टिसिपेशन है उस चीज़ को देखते हैं तो ओनली 5% मैटर है पूरे यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स में, और 95% एनर्जी है ना। तो एनर्जी 95% और 5% मैटर मिलकर क्या करता है, पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है। इसी मैटर के अंदर आप देखेंगे तो क्या क्या आएंगे, आपके स्टार आ जाएंगे, आपकी गैलेक्सियाँ आ जाएंगी, आप सन आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, है ना, प्लानेट आ जाएंगे, है ना। ये सारे चीज़ें किस में आएंगे, ये मैटर में आ जाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग जो भी चीज़ें हैं वो किस में आ जाएगा, मैटर में आ जाएगा। और ये एनर्जी का अगर देखा जाए तो बहुत सारे एनर्जी के फार्म हैं, जैसे डार्क एनर्जी के रूप में अगर देखा जाए, और फिर सनलाइट हो गया, रेडिएशन तमाम तरह की हो गया, वॉइस हो गया, या अदर काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तमाम तरह की जो एनर्जी के रूप हैं ये सारे इसके अंदर आते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जो मैटर है ये क्या चीज़ है, क्योंकि रियल रूप से हमको मैटर के बारे में ही पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैटर में आते हैं, मैटर क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। तो मैटर द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास इज़ नोन एज मैटर, या एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग आर नोन एज मैटर, है ना। यानी जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं वो मैटर कहलाती हैं। एवरीथिंग in our surroundings are known as matter, यानी एवरीथिंग आवर सराउंडिंग आर नोन एज मैटर। इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे। जो चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, चाहे सन हो गया, चाहे स्टार हो गया, चाहे प्लैनेट हो गया, या अदर कोई भी सब्सटेंस है जो मैटर में आएगा, हमारे चारों तरफ पाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक चीज़ और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द substances which occupy space and have some mass known as मैटर। यानी जो सब्सटेंस कुछ न कुछ मास रखता है ना, कुछ न कुछ उसके अंदर स्पेस हो, वो किस में आता है, मैटर में ही आता है। दूसरी चीज़ जो हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलासफर अगर लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलासफर, यानी इंडियन फिलासफर ने क्या किया था कि अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड किया था। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलासफर में हम आते हैं तो इंडियन फिलासफर ने ये बताया था कि मैटर कैन क्लासिफाइड इनटू 5 प्रिमिटिव एलिमेंट, है ना। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 प्रिमिटिव मैटर। इन्होंने ये बताया था कि जो मैटर है उसको 5 प्रिमिटिव मैटर में हम क्या कर सकते, 5 प्रिमिटिव एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस 5 जो प्रिमिटिव एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं, है ना। दे आर आल्सो
आल्सो नोन एज पंच तत्व, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पंच तत्व भी कहा गया इसको, कि जो 5 प्रिमिटिव एलिमेंट हैं वो पंच तत्व हैं। अब इस पंच तत्व में क्या आता है, जैसे सॉइल आएगा, दूसरा क्या आएगा, एयर आएगा, तीसरा क्या आएगा, वाटर आएगा, है ना। सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर आ जाएगा, फिर पांचवा अगर लें तो स्काई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी पांचों मिलकर क्या बनाते हैं, पंच तत्व का निर्माण करते हैं। और ये बताया गया कि इन्हीं 5 तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, चाहे इसमें सॉइल, एयर, वाटर, फायर और स्काई हम ले सकते हैं। तो इन्हीं 5 प्रिमिटिव जो एलिमेंट हैं, इन्हीं से पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये मैटर है, इसे नोट कीजिए। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। अब हम आते हैं जो मैटर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उस चीज़ को देखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में आएँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल से मैटर बने होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, वेरी स्मॉल इन साइज। यानी जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो बहुत स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। यानी जो भी मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। दूसरी चीज़, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, है ना। जितने, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, लगातार मूव करते हैं। चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। गैस में तो ज़्यादा मूव करने की प्रॉपर्टीज होती है, फ्लो टेंडेंसी ज़्यादा होती है, डिफ्यूजिंग नेचर ज़्यादा होता है। वहीं लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है, और सॉलिड में थोड़ा और कम होता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वर्क करता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट में अगर आते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी हमने क्या जाना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है कि जो मैटर होते हैं इस पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, और इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ज़्यादा मूव करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो गैसियस पार्टिकल के अंदर होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, इसे हम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर अगर देखा जाए तो मैटर को क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड में, लिक्विड स्टेट में, है ना, और गैसियस स्टेट में। मेनली रूप से क्या किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट,
है ना, लिक्विड स्टेट इसमें क्लासिफाइड किया गया है, गैसियस स्टेट में क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ तक कि दो और हैं जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं एक को, और एक को हम क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, प्लाज्मा में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल में क्या किया गया है, मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। तो हम इसमें से स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, तब तक इसे नोट कीजिए आप। स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, क्योंकि इतने हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तो इसमें हम सीरियल नंबर से आते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, है ना। अगर सॉलिड स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इनका जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, है ना, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, यानी एकदम पास होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, थोड़ा सा भी उनके बीच स्पेस नहीं होता, बहुत कम स्पेस पाया जाता है। तो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फाउंड बिटवीन देम, है ना, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फाउंड बिटवीन देम, है ना, इनके बीच क्या होता है, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम होगा, क्योंकि मालिक्यूल काफ़ी क्लोज है। तो जब मालिक्यूल काफ़ी क्लोज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होगा, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत मैक्सिमम वर्क करता है ना, वेरी मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क बिटवीन देम, यानी इनके बीच क्या होगा, बहुत हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। तो जब बहुत हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है तो इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम और शेप जो होगा वो डिफिनिट होता है ना। शेप इनका क्या होता है, शेप जो होता है डिफिनिट होता है, डेफिनिट शेप पाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी इनका क्या होगा, डिफिनिट होगा, यानी डिफिनिट वॉल्यूम भी इनका पाया जाएगा, है ना, वॉल्यूम डिफिनिट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि दे कैन नॉट डिफ्यूज, जो सॉलिड स्टेट होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, तो दे कैन नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, डिफ्यूजेबल नहीं होते हैं, यानी फ्लो टेंडेंसी नहीं पाई जाती है इनके अंदर, तो दे कैन नॉट डिफ्यूज होते हैं। दूसरी चीज़ इनकी डेंसिटी अगर देखा जाए, डेंसिटी, तो डेंसिटी इनकी काफ़ी हाई होती है, डेंसिटी वेरी हाई डेंसिटी इनकी पाई जाती है, किसकी, सॉलिड स्टेट के जो भी सब्सटेंस होते हैं उनकी। ये रिजिड होते हैं, कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, यानी बहुत हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है कि इनके जो अणु होते हैं ना, मॉलिक्यूल होते हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच कितना स्पेस पाया जाता है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होगा तो जब मॉलिक्यूल होंगे काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होंगे, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, सब डिफिनिट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, है ना, डिफ्यूज नहीं होते हैं, और क्योंकि हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। दूसरी चीज़ डेंसिटी इनकी हाई होती है और रिजिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और एक चीज़ और इसमें हम ले सकते हैं इनकी कि कंप्रेसिबिलिटी जो इनकी होती है वो नहीं पाई जाती है ना, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, है ना, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने के कारण, है ना, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने के कारण ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है, तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड स्टेट में। जो लिक्विड स्टेट होता है इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े सॉलिड स्टेट के पार्टिकल की अपेक्षा थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं, है ना, थोड़े सॉलिड स्टेट के पार्टिकल की अपेक्षा थोड़े से क्या होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं। किसमें, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट के पार्टिकल की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पाया जाता है इनके बीच। तो वेरी मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फाउंड बिटवीन देम, है ना, वेरी मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फाउंड बिटवीन देम, यानी इनके बीच बहुत मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। दूसरी चीज़, डिस्टेंस कुछ पाया जाएगा तो जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है ना, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, यानी सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, सॉलिड की तुलना में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अंदर एक और क्वालिटी होती है कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनके जो मॉलिक्यूल, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। तो जब इनके बीच स्पेस है तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इधर से उधर उस स्पेस को कवर करने के लिए ट्रेवल करते रहते हैं इधर से उधर। जब इधर से उधर ट्रेवल करते हैं तो इनकी जो शेप होती है बिगड़ती रहती है, निश्चित नहीं रहती है। तो इनका जो शेप होता है ना, शेप वो क्या होता है, नॉन डिफिनिट होता है ना, ये हम लिख सकते हैं नॉट फिक्स्ड। शेप जो इनका होता है नॉट फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी जिस हम पॉट में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का ये शेप क्या करते हैं, ले लेते हैं लिक्विड। लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, और फिक्स होता है। वॉल्यूम जो इनका होता है फिक्स्ड होता है, यानी डिफिनिट होता है। क्योंकि अगर 1 लीटर का पानी है तो 1 लीटर पानी को चाहे हम बाल्टी में रखें चाहे किसी अदर बर्तन में रखें तो वो 1 लीटर ही रहेगा, बस उसका शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि दे आर डिफ्यूजिबल, यानी दे कैन फ्लो फ्राम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी हायर लेवल से क्या करते हैं, ये लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं, है ना। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड आर कंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन मिनिमम कंप्रेसिबल होते हैं, है ना। लिक्विड आर कंप्रेसिबल, क्यों कंप्रेसिबल होंगे, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कुछ ना कुछ पाया जाएगा। डेंसिटी
डेंसिटी इनकी जो होगी लेस देन सॉलिड, है ना। डेंसिटी जो क्या होगी इनकी सॉलिड की अपेक्षा कम होगी। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है, लिक्विड स्टेट की है, कि क्योंकि इनके मालिक्यूलर सॉलिड की अपेक्षा थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं तो इनके बीच इंटरमालिक्यूलर स्पेस होगा। इंटरमालिक्यूलर स्पेस होने के कारण जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। शेप इनका डिफिनिट नहीं होता है, नॉन डिफिनिट हो जाता है, फिक्स नहीं रहता है। वॉल्यूम इनका फिक्स रहता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये हायर से लोअर लेवल की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड आर कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके बीच स्पेस है, और डेंसिटी इनकी होती है जो वो लेस देन सॉलिड होती है। अब गैसियस स्टेट के बारे में हम स्टडी करते हैं। गैसियस स्टेट में होता क्या है कि जो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, ज़्यादा इनके बीच डिस्टेंस होता है ना। गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, यानी जब ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं, तो जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स इनके बीच होगा वो ज़्यादा आएगा। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्स इनके बीच क्या होगा, मैक्सिमम होता है। जब इंटरमालिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये मालिक्यूल दूर दूर पर रहते हैं, तो जो इनके बीच इंटरमालिक्यूलर फोर्स होगा वो कम हो जाता है। इंटरमालिक्यूलर फोर्स वेरी नेग्लेक्जिबल, यानी बहुत कम इनके बीच लगता है। और वो इंटरमालिक्यूलर फोर्स जो गैसों के बीच लगता है वो क्या होता है, वान डर वाल्स फोर्स होता है। और वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है, यानी ए टाइप ऑफ वान डर वाल्स फोर्स, यानी वान डर वाल्स फोर्स वर्क बिटवीन देम, वान डर वाल्स फोर्स वर्क बिटवीन देम, यानी इनके बीच क्या होता है, वान डर वाल्स फोर्स वर्क करता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, जो शेप होता है इनका नॉट फिक्स, है ना, शेप फिक्स नहीं होगा। वॉल्यूम जो होता है इनका वो भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम नॉट फिक्स, ये है, वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होगा। डेंसिटी जो इनकी होगी वेरी लो डेंसिटी होगी इनकी, यानी सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड के अपेक्षा बहुत कम डेंसिटी इनकी पाई जाएगी। और लिक्विड गैस आर हाई कंप्रेसिबल, गैसेस आर वेरी हाई कंप्रेसिबल, यानी बहुत अधिक कंप्रेसिबल होते हैं। और बहुत अधिक कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, ड्यू टू लार्ज इंटरमालिक्यूलर स्पेस, ड्यू टू लार्ज इंटरमालिक्यूलर स्पेस, यानी बहुत ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर स्पेस पाया जाता है इनके बीच, जिसके वजह से क्या होते हैं, बहुत हाई कंप्रेसिबल होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लिक्विड के अंदर गैस के अंदर फ्लो टेंडेंसी पाई जाती है, यानी फ्लो टेंडेंसी वेरी मैक्सिमम, यानी बहुत अधिक फ्लो टेंडेंसी इनके अंदर पाया जाता है गैसेस स्टेट के अंदर। तो इसे आप नोट कीजिए। यहीं पर थोड़ा हम बात कर लेंगे, प्लाज्मा के बारे में भी बात करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा द सब्सटेंस विच रिलीज एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्लाज्मा क्या होता है, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए इसके अंदर, तो जैसे जो हैलोजन बल्ब होता है, हैलोजन बल्ब, तो हैलोजन बल्ब के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा ही पाया जाता है, जिसके वजह से बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस करता है। सन क्या होता है, इसका अनदर एग्जांपल है जिसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा होता क्या है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पांचवा अगर लेते हैं, बोस आइंस्टीन
बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्टिकल, है ना। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्टिकल क्या होते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पे एनर्जी को क्या करते हैं, फार्म करते हैं। एनर्जी का फार्मेशन बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, तो ये सब्सटेंस बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्टिकल कहलाते हैं। इसके बारे में अभी डिस्कवरी चल रही है और ब्रीफली डिस्कवरी जल्द ही साइंटिस्टों के द्वारा दिया जाएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पार्टिकल का आखिर और क्या रोल है ना। तो इस तरीके से ये स्टेट ऑफ मैटर था। अब हम स्टडी करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, तो कौन सा मैटर किस स्टेट में चेंज होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड है ना, सॉलिड है, अगर इसमें हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसको हम हाई करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो प्रेशर है उसको लो करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाकर प्रेशर को लो करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कि अगर हमको टेम्परेचर और बढ़ा दें और प्रेशर को और लो कर दें तो यही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, है ना। जो लिक्विड होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम क्या करते हैं कि गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। वहीं लिक्विड को गैस में हमको कन्वर्ट, सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को हमको और लो करना पड़ेगा और प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, एक गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि स्टेट को चेंज करने में मेन जो रोल होता है वो टेम्परेचर का होता है और प्रेशर का होता है। जैसे एक चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया कि गैस को भर लिया। क्या भर लिया, गैस। इस कंटेनर को हमने गैस से भर लिया। कंटेनर को गैस भरने के बाद इसमें हम क्या करते हैं कि एक पिस्टन लगा लेते हैं, है ना। ये क्या है, पिस्टन है, ये पिस्टन है ना, पिस्टन लगा लेते हैं। अब जैसे हम पिस्टन लगाते हैं तो पिस्टन से क्या होगा, प्रेशर दिया जाएगा। तो अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, है ना, प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये गैस ऊपर उठने लगेंगे। लेकिन हमको टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन और पास आएगी, है ना, पिस्टन क्या हो जाएगी, और पास आ जाएगी और करीब आ जाएगी, ये यहाँ चली आएगी ये पिस्टन, है ना। हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, है ना, प्रेशर जब बढ़ाया तो पिस्टन और नीचे आएगी, यानी जो मालिक्यूल्स होंगे ना, गैसेस मालिक्यूल, ये और पास पास हो जाएंगे, है ना, और पास पास हो जाएंगे। वही हम क्या करते हैं कि प्रेशर को और बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को और लो कर देते हैं। तो जब प्रेशर को और बढ़ाकर टेम्परेचर को हम और लो करेंगे, और तो हम यहाँ कर लिए। अब क्या होगा कि जो पिस्टन होगा ये बहुत नीचे चली आई, करीब चली आई पिस्टन, है ना। तो जो मालिक्यूल होंगे इसके और बहुत ज़्यादा पास पास हो जाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा पास पास हो गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ाकर टेम्परेचर को कम करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पर थोड़ा सा और यहाँ पर हम काम करें कि प्रेशर को और थोड़ा सा हम बढ़ा दें, प्रेशर को और बढ़ा दें और टेम्परेचर को और लो कर देते हैं। तो प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाकर टेम्परेचर को और लो कर देते हैं तो ये जो पार्टिकल होंगे ना गैस के, ये गैस के जो पार्टिकल होंगे ये काफ़ी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे एकदम,
जब एक दूसरे के करीब हो जाएंगे तो इस टाइम क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है। तो जब प्रेशर बहुत हाई है तो ये जो लिक्विड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, है ना, सॉलिड में। यानी हमको यहाँ पर हमने गैस लिया, है ना, अब इनका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन कब होगा, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे तो गैस कंडेंस करने लगेंगी और कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। वहीं और प्रेशर और टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन इसका होने लगेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं ठीक इसके अपोजिट हमको काम करना पड़ेगा अगर इसको इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो, है ना, इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हाई, क्योंकि प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाते ही गैसों को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ये पिस्टन ऊपर उठने लगेगी, है ना, पिस्टन क्या होगी, ऊपर उठने लगेगी। और जैसे ही पिस्टन ऊपर उठने लगेगी, जैसे हम यहाँ ले सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर ये है, ये पिस्टन है और ये सॉलिड मॉलिक्यूल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब उल्टा काम कर रहे हैं इसका, यानी प्रेशर को कम कर रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। प्रेशर को कम करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल होंगे, यानी जैसे इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी सॉलिड को, ये ऊपर पिस्टन को उठाएंगे और जब पिस्टन ऊपर उठेगा, पिस्टन, तो ये पिस्टन ऊपर आने लगेगा, है ना, पिस्टन ऊपर, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर होने लगेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और हम क्या करेंगे, प्रेशर को और कम करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो प्रेशर को कम करके टेम्परेचर को और हम बढ़ाते हैं तो होगा क्या कि पिस्टन और ऊपर उठने लगेगी, पिस्टन और ऊपर उठने लगेगी। तो पिस्टन के और ऊपर उठते ही जो गैस लिक्विड मॉलिक्यूल हैं और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। अब ये कंडेंस फॉर्म में हो जाएंगे। अब थोड़ा सा प्रेशर और लो कर देते हैं, टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं, तो यही जो होंगे ना, पिस्टन एकदम ज़्यादा ऊपर चली आएगी और पिस्टन ज़्यादा ऊपर चली आएगी तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ जाएंगे, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बेस पर। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम स्टडी करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा ये है कि अगर 1 kg अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं, है ना, 1 kg क्या लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, तो 1 kg सॉलिड को और लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी 1 kg सॉलिड को, है ना, 1 kg सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते समय जितना हीट यूज करते हैं वही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed for conversion of 1 kg solid into liquid, conversion of 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure, या हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी कह सकते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट,
at its melting point known as latent heat of fusion, latent heat of फ्यूजन, है ना। तो इस तरीके से क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और अलग अलग सॉलिड के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अलग अलग आता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम पढ़ते हैं। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम देखते हैं कि 1 kg अगर हम लिक्विड लेते हैं, है ना, 1 kg लिक्विड अगर ले रहे हैं और 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ना, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जो लेटेंट हीट होता है ऑफ वेपराइजेशन डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट आता है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग आता है। तो इसको हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी भी बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 kg लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ 1 kg लिक्विड into vapor known as latent heat of वेपराइजेशन, known as latent heat of वेपराइजेशन इसे हम कहेंगे, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। अगर 1 kg लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कब होता है कि लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट से के लेवल तक ही ले जाएं तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग आता है ना। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम आते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना, यानी एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम ले रहे हैं लिक्विड, हम यहाँ ले लेते हैं लिक्विड, है ना, ये हमने लिया लिक्विड लिया, है ना। दूसरा हम ले लेते हैं सॉलिड, ये सॉलिड हमने लिया। और तीसरा हम ले लेते हैं गैस, है ना, ये गैस। तो ये स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज हो रहे हैं एक दूसरे में, इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे अगर हम ले रहे हैं सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन कहेंगे, है ना, इसे बोला जाएगा फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो। दूसरी चीज़, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है ना, तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ये एक प्रोसेस इवापोरेशन हो जाएगा, इवापोरेशन, है ना, इवापोरेशन हो जाएगा अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो। उसके बाद अगर हम गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो, है ना, किसी भी चीज़ को, तो गैस से सॉलिड में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, डी सब्लिमेशन इसको कहेंगे, सब्लिमेशन। अगर गैस से
लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं, अरे गैस से सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसेस आते हैं, जैसे अगर हम लिक्विड से क्या करते हैं कि इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड में जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो इसे बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन इसे कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन इसे कहेंगे, है ना। वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो इसे कंडेंसेशन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन इसको हम कहते हैं। और वहीं पर अगर हम सॉलिड से गैस में डायरेक्ट किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का होता है, सब्लिमेशन ये होता है ना। तो इस तरीके से ये, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको अगर लेना है फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। वही बोलेंगे अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। वहीं अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड से गैस में, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज इवापोरेशन हो जाएगा। और वहीं कंडेंसेशन में अगर आ जाएंगे तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। वहीं अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज नोन एज डी सब्लिमेशन। जैसे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कैम्फर वगैरह आता है ना, तो कैम्फर वगैरह इसमें आते हैं। तो ये प्रोसेस था जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, है ना। इवापोरेशन, तो इवापोरेशन हम देख रहे हैं क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, है ना। यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट टर्म एज इवापोरेशन, टर्म्ड एज इवापोरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन हम कहेंगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट टर्म एज इवापोरेशन, इसको हम कहेंगे। लेकिन जो इवापोरेशन होता है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन यानी कौन कौन से फैक्टर जो हैं इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो पहले हम आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में देखते हैं कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बढ़ता है, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो इवापोरेशन रेट होगा वो ज़्यादा होगा। इवापोरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा अगर हम लेते हैं इसमें टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर रहेगी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा,
है ना। ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा अगर ह्यूमिडिटी अधिक है तो। दूसरी चीज़ अगर बात हम करें तो विंड अगर है, विंड की बात करें तो विंड अगर तेज़ है, हवा तेज़ चल रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा अगर विंड तेज़ है तो, है ना। तो ये सारे फैक्टर हैं इवापोरेशन में। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन फिर कम हो जाएगा, है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर रेट ऑफ इवापोरेशन कम होता है, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। वहीं विंड की अगर बात करें तो विंड अगर तेज़ चल रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, तेज़ होगा, फास्ट होगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा और नोट कीजिए। एक चीज़ और थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहीं पर कि जो इवापोरेशन होता है वो क्या करता है। तो इवापोरेशन कॉजिंग कूलनेस, है ना। जब इवापोरेशन होता है तो वहाँ क्या होता है, कूलनेस होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ले, जैसे अपने हथेलियों पर अगर मान लीजिए हम पेट्रोल रखते हैं तो पेट्रोल क्या होता है, बहुत तेज़ फास्ट इवापोरेट होता है, तो उस जगह पर क्या होता है, थोड़ा सा कूलनेस होता है, ठंडा का महसूस होता है, ठंडी महसूस होती है। तो इवापोरेशन जो होता है वो क्या करता है, कॉजिंग कूलनेस, यानी इवापोरेशन कूलनेस करता है। दूसरी चीज़ वियरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, है ना, वियरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, यानी समर के सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ क्यों यूज करते हैं, है ना। तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होता है वो क्या करता है कि जैसे हमको पसीना ज़्यादा आता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में पसीना होता है, पसीना ज़्यादा होने पर क्या होता है कि जो कॉटन क्लॉथ होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है तो बाद में हमको क्या होता है, ठंडक फीलिंग होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो समर सीज़न होता है उसमें कॉटन क्लॉथ हम यूज करते हैं, पहनते हैं। तो इस तरीके से अगर ये हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे आप शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में लिखें कैसा है, तो मैं और अच्छी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा। धन्यवाद।